जैन अगले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके थे फूल के सभी पार्टों के बारे में, फंक्शन ऑफ फ्लावर, फंक्शन के जितने फूल के जितने भी फंक्शन थे, फूल के कार्य क्या होते हैं, फूल का महत्व क्या होता है, सबके बारे में बता चुके थे। अब हम आप लोगों को बताएंगे परागण क्या होता है तथा किन किन जीवों से परागण हो सकता है। परागण कहते हैं किसे? देखिए, यह हम लोगों का फूल था, यह था हम लोगों का क्या भाव हुआ? पुमंग। क्या था? पुमंग। पुमंग बताए थे कि पू से पुरुष, पू से पुमंग। पुमंग में हमको क्या मिलेगा? फिलामेंट मिलेगा, परागकोश मिलेगा, परागकण मिलेगा। परागण किसे कहते हैं? पोलिनेशन हम लोग किसे कहते हैं? परागण। परागण की क्रिया कहते हैं किसे? ठीक, परागण की क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी पुमंग से, किस फूल कोई भी हो, किसी भी फूल से, किसी भी फूलों के पुमंग से अर्थात इसके पराग कोश से पराग कणों का वर्तिका पर पहुंच जाना, पराग कणों का वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। सिंपल सी बात, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। किसी भी पुष्पों का पराग कण उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। यहाँ से जो पराग कोश दिख रहा है, इस पराग कोश में यदि पराग कण निकला और ये दोनों पराग कण अगर आकर इस वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, चिपक गए इस वर्तिकाग्र पर आकर, तो इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? पोलिनेशन। हो गया परागण की क्रिया। देखिए, जो प्राकृतिक रूप से परागण होते हैं, परागण प्राकृतिक रूप से मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो परागण होता है यह होता है स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण, परपरागण। स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण किसे कहेंगे हम लोग और परपरागण किसे कहेंगे, इसे हम आप लोगों को बताते हैं। स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। ये स्वपरागण हम लोग किसे कहते हैं? जब किसी एक ही फूल के पुमंग से, इसके एक ही फूल के पुमंग से उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पराग कण जब पहुंच जाएंगे तो उस क्रिया को हम लोग कहेंगे स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। यह फूल का देख रहे हैं पुमंग है, या पुमंग इस पूरे भाग को बोलेंगे परागकोश हो गया। परागकोश से यदि पराग कण दोनों निकला और इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो फूल कितना फूल दिख रहा है? एक ही फूल दिख रहा है। जब फूल एक ही है तो इसी फूल के वर्तिकाग्र पर पराग कण आकर पहुंच जाएंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। दूसरा है परपरागण। यह वाला भी एक बार देख लेंगे। फूल एक ही है, शाखा एक ही है, ठीक, एक ही फूल यानी पौधा एक के होना चाहिए, एक ही फूल है। इसी फूल का परागण, इसी फूल का परागण या तो इस पर आ जाए, ठीक, इस पर आ जाए, तब पर भी इसे हम लोग बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। इसी फूल का पराग कण उड़कर यदि इस वाले के वर्तिकाग्र पर आ जाए तो इसे भी क्या हम लोग बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। यानी एक ही पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उस क्रिया को हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। यानी एक पुष्प का पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उसे सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण कहा जाता है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग जानते हैं पर परागण किसे कहते हैं। ये जो पर परागण होता है, पर परागण का मतलब होता है दूसरे पर। यह पुष्प अलग है, यह पुष्प अलग है, दोनों पौधे अलग अलग हैं। एक पौधे से यदि दूसरे पौधे पर इस वाले फूल का पराग कण निकल कर अगर इस वाले पर चला जाए तो इसे हम लोग कहेंगे पर परागण। क्या कहेंगे भैया? पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। क्या इसको कहा जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन। जब एक ही जाति के पुष्पों के पराग कण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे पर चला जाए तो इस क्रिया को पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना? अब देखिए पर परागण कितने प्रकार का होता है, आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं पर परागण कितने प्रकार। पर परागण, पर जो पर परागण होता है क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला होता है वायु परागण, जल परागण, तीसरा होता है जंतु परागण। वायु परागण, जल परागण और जंतु परागण, इन तीनों में हम सबसे पहले पढ़ ले वायु और जल वाला, इन दोनों परागण को पढ़ लिया जाता है। वायु परागण कैसे होता है? जब वायु चलता है, जैसे अगर किसी जीवों के द्वारा होता है जूफिली, तो जूफिली कम पराग कणों वाले पौधों में होता है जूफिली। अत्यधिक पराग कणों वाला में, वो अत्यधिक पौधों में जब कराना होगा
परागण की क्रिया, तो उस समय परागण की क्रिया कराने के लिए एयर पोलिनेशन होना जरूरी है। ठीक, एयर पोलिनेशन को एयर पोलिनेशन कह सकते हैं या एनीमोफिली कहा जाता है इसको, एनीमोफिली। एनीमोफिली जो होता है वायु परागण एक ऐसा परागण होता है जो वायु के थ्रू होता है। अब भौरे के द्वारा जैसे परागण होता है या मधुमक्खी तितली के द्वारा परागण होता है, तो फूलों पर परागण होता है। अगर धान की खेती में परागण कराना हो, जो धान की खेती है, धान में परागण कराना, तो पूरा गांव का गांव देखेंगे कई बीघा का बीघा बोया रहता है धान गेहूं। अब इसके परागकणों में हमको परागण की क्रिया कराना हो तो कितना भौरा में कूद कूद के परागण कराएगा, नहीं करा पाएगा ना। तब तो एक साल ऐसा ही बीत जाएगा परागण कराने में, एक साल पकने में बीत जाएगा, एक साल काटने में बीत जाएगा, तब तो हो गया ना। अब खा लिए रोटी, खा लिए चावल, ठीक, तब तो होता रहेगा फसल। तो इस परागण के लिए प्राकृतिक के द्वारा वायु परागण कराया जाता है। कौन सा परागण? वायु परागण। जब वायु चलेगा तो वायु का जब वही इधर से इधर लहर होगा तो ये आपस में दोनों टकराएंगे और एक पौधा का परागकण दूसरे के वर्तिकांग पर जब पहुंच जाएगा ऐसे टकरा के, तो इस परागण को हम लोग क्या कहेंगे भैया? वायु परागण। तो वायु परागण बहुतायत मात्रा में होता है, बहुत मात्रा में होता है। दूसरा होता है जल परागण। जल परागण जो होता है या जली पौधों में होता है, जो जल में पाए जाते हैं उन पौधों में होता है, जल के द्वारा होता है। जब जल फ्लो करता है, वाटर फ्लोइंग होती है, तब होता है जल परागण। कभी कभी एग्जाम में गलती हो जाता है कि जल परागण में जो कमल होता है यह कैसा परागण करता है, तो यह भौरे के द्वारा कीट परागण करता है। ठीक, भौरे के द्वारा होता है इसमें परागण, इसलिए हम लोग कीट परागण कहेंगे। तो उसमें आप लोग गलत ना कीजिए, क्योंकि वो जल के ऊपर होता है ना, अब जल के नीचे नहीं होता है। जो जलवा के अंदरवा पाए जाएंगे उन प्रकार के पौधों में होता है जल परागण। एक बात और, अब हम लोग जानेंगे जंतु परागण के बारे में। जंतु परागण कितने प्रकार का होता है तथा जंतु परागण में कौन कौन से जीव आते हैं। ये जो जंतु परागण होता है, जंतु परागण मुख्य रूप से देखेंगे तो ये 5 प्रकार का होता है। जूफिली, अब जूफिली में पहला होता है कीट परागण, एंटोमोफिली, सेकेंड पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली, घोंघा परागण, मेलाकोफिली, चौथा होता है चींटी परागण, मर्मेकोफिली, और 5वां होता है हाथी परागण, इल्फेंटोफिली। ठीक, यही हम लोग कह सकते हैं इल्फेंट पोलिनेशन। अब इन 5 परागणों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। जो कीट परागण होता है, कीट परागण में जितने भी उड़ने वाले कीट होते हैं, छोटे छोटे जीव, तितली हो गया, भौरा हो गया, वो ऐसे जितने भी तितली, भौरा, मधुमक्खी, तो ये मधुमक्खियों के द्वारा जब परागण होगा तो इसे हम लोग रखेंगे कीट परागण में, एंटोमोफिली में। ये जो छोटे छोटे कीट होते हैं उड़ने वाले, इनके पैरों में देखेंगे तो इनके पैरों में छोटे छोटे बाल लगे होते हैं। जब ये जाकर किसी पुष्प पर बैठेंगे तो इनके परागकण इसके पैरों के बालों पर चिपक जाएंगे, और उन पैरों पर चिपकने के बाद जब जाएंगे वर्तिकाग्र पर, तो यहाँ पर इसके परागकण छूट जाते हैं। तो कीट के द्वारा हुआ तो उसे हम लोग कहेंगे कीट पोलिनेशन। ठीक, कीट पोलिनेशन यानी कि एंटीमोफिली। अब देखिए, यह हम लोगों का एक पुष्प हो गया। अभी आप लोगों को बताएं पुष्पवा केवल एक ही दिख रहा है। अब एक इसमें फूल 2 दिख रहे हैं, लेकिन पौधा का कितना है? केवल एक ही जब पौधा है और उसमें फूल कितने दिख रहे हैं? 2। इसी फूलवा पर से और इसी वाला दूसरे का फूलवा पर जब आ जाए तो पौधा तो एक ही है, तो इसे हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। दूसरा एक पौधा ले लिया जाए, यह पौधा अलग, यह वाला पौधा अलग, इसके परागकण उड़े और इस पे चले आए, किसी भी माध्यम से आए, तो इस प्रकार के परागण को हम लोग बोलेंगे पर परागण। एक पर से दूसरे का पौधा पर जाए तब पर परागण। एक ही पौधा है, शाखा कई है, इसमें फूल कितना हुए, मान लेते हैं एक ही पौधा हो गया, इसमें अब शाखा कितना भी निकल जाए, इसी प्रकार परागकण उड़कर इसके वर्तिकाग्र पर चला जाए, तो उस प्रकार के परागण को हम लोग बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। यहां तक आप लोगों को समझ में आया था। अब देखिए दूसरा, एक हो गया कीट परागण। पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है। जिसे कौवा हो गया, एक कौवा भी परागण करते हैं, तो पक्षी के द्वारा जब होगा तो उस प्रकार के परागण क्या कहेंगे हम लोग? पक्षी परागण। घोंघा के द्वारा परागण होता है, यह जल के अंदर और मृदा के अंदर भी परागण करते हैं, तो घोंघा के द्वारा परागण होता है। चींटी के द्वारा भी परागण होता है, और सबसे अधिक वह महत्वपूर्ण होता है, वह होता है हम लोगों के लिए कीट परागण। सबसे अधिक होता है कीट परागण, और सबसे जो बड़ा होता है परागण की क्रिया वह होता है हाथी के द्वारा परागण। यह हम लोगों के क्या पूरा विश्व में सबसे बड़ा जो फूल पाया जाता है रिफ्लेसिया का फूल, उसमें परागण होता है हाथी के द्वारा। जो हाथी का लिंब होता है उसका वो थोबड़ा जो आगे वाला होता है लिंब, सूंड जिसको हम लोग कहते हैं,
सूंड के द्वारा जब ये उसके फूलों के रसों को चूसने जाती है तो उसके फूलों पर से लगे हुए परागकण उसके थुथुरवा में चिपक जाता है, और चिपकने के बाद जब वो दूसरा फूल पर जाएगी तो अब ऐसा थोड़ा एकदम उठा उठा के जाएगी फुलवा को बचा के, थोड़ा भी लगा और दूसरे का फुलवा के वर्तिका पर पहुंचा तो परागकण उसके सूंड के द्वारा पहुंचे तो माध्यम कौन हुआ? हाथी। तो अब इस प्रकार के परागण को हम लोग क्या कहेंगे? एंटीमो इल्फेंटोफिली, ठीक, इल्फेंटोफिली कहा जाएगा, यानी हाथी के द्वारा हुआ तब इल्फेंटोफिली। अब हाथी परागण जब कराया जाता है तो रिफ्लेशिया का जो फूल होता है दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, लगभग 7 से 12 किलो का होता है, और इसे हम लोग लाश फूल के नाम से भी जानते हैं। इसका हिंदी नाम होता है लाश फूल, लाश फूल के नाम से भी जानते हैं। जब वही पेड़ से गिरेगा और जब सड़ना स्टार्ट होगा तो मरी हुई आदमी के लाश की तरह महकता है, इसलिए इसे लाश फूल हम लोग कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोनो मंत्री विधायक चाहे कोई भी आए, अगर स्वागत के लिए हम लोगों के यहाँ मिलता है रिफ्लेशिया का फूल, ठीक, वैसे तो मिलता है इंडोनेशिया में, अगर हम लोगों के यहाँ मिलता और रिफ्लेशिया का फूल लेकर आते और 2 फूल का माला केवल बनाते, 2 फूल का, लगभग 14 किलो का, चाहे 12 किलो का होगा तो 12 दूना 24 किलो का, और 2 फूल का माला बनाकर और मंत्री जी के गले में पहनाए थे। मंत्री जी का मुंडी है तो उनके अचाक से नीचे आ जाता है, ठीक, तो स्वागत तो हो गया उनका वहीं पर। कोनो की शादी ब्याह में मेरा महबूब, कोनो का शादी ब्याह हो रहा है और गाना चल रहा है, बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, उठा के फेंक दीजिए वो वाला फूल, दूल्हा वहीं पे पसर जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक, तो बाहर फूल गड़बड़ा जाएगा। तो जब दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन होता है? रिफ्लेशिया, और इसमें परागण होता है हाथी के द्वारा। और दुनिया का सबसे छोटा फूल होता है बुल्फिया, उसमें परागण होता है कीट के द्वारा, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम आप लोगों को आगे बताएं युग्मक, युग्मनज व भ्रूण क्या होते हैं तथा भ्रूणपोष क्या होता है, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। युग्मक क्या होता है तथा युग्मनज और भ्रूण किसे हम लोग कहते हैं। देखिए युग्मक हम लोग किसे कहते हैं, जैसे जैसे हम लोग मानव के हिसाब पर समझ सकते हैं, मानव का जो स्पर्म होता है उसे हम लोग मेल गैमेट कहेंगे, और जो इस यही मादा का होगा उसे हम लोग फीमेल गैमेट कहेंगे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मतलब कि मेल का जो स्पर्म है उसे हम लोग मेल गैमेट, और मादा को जो अंडाणु है उसे फीमेल गैमेट, ठीक। उसी तरह पुष्पों में भी इसके परागकण को हम लोग बोलेंगे युग्मक। परागकण को क्या बोलेंगे? युग्मक, यानी फ्लावर गैमेट कह सकते हैं। फ्लावर गैमेट है, अभी फ्लावर का जब गैमेट है तो इसके किसका भाग है? पुमंग का, यानी पुरुष वाले का भाग है, तो ये हो गया हम लोगों का गैमेट। अब इसके इधर अलग एक बना दे रहे हैं, ये हो गया हम लोगों का फिर से एक और, ठीक। देखिए इधर हम लोग देखते हैं, ये हो गया परागकण। ये परागकण है तो इस परागकण को हम लोग बोलेंगे नर गैमेट, नर वाला युग्मक, नर युग्मक हो गया, ठीक। तो ये तो हो गया भैया मेल गैमेट। और यही इसके मादा वाला जो भाग दिख रहा है जायांग, इस जायांग में पाए जाते हैं अंडाणु। क्या पाए जाएंगे? अंडाणु। और किसी भी पुष्पों के अंडाशय में 3 अंडाणु पाए जाते हैं। कितने अंडाणु पाए जाएंगे भैया इसमें? जाए युग्मक 3, कितने पाए जाएंगे? 3। ये हो गया हम लोगों का मादा वाला, ठीक, 3 पाए जाएंगे। और जो परागकण होता है निषेचन के समय, निषेचन के समय जब परागकण आएगा तो इनमें से केवल परागकण आएगा 2। कल को परागकण का कण आएगा 2 परागकण। तो जब परागकण और मादा के अंडाणु अलग अलग होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे युग्मक। क्या कहेंगे? युग्मक। दोनों जब आपस में आके मिल जाएगा, दोनों आपस में आके क्या करेगा? मिल जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे युग्मनज। और वही जब चल जाएगा अंडाशय में, और मानव में कहें तो वही जब चल जाएगा गर्भाशय में, तो उसके विकास को हम लोग क्या बोलेंगे? भ्रूण। युग्मकों के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज। युग्मनज का गर्भाशय में या अंडाशय में विकास को क्या कहा जाता है भैया? भ्रूण कहा जाता है। और जब तक इस पेट में रहता है भ्रूण तब तक भ्रूण है, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बेबी बच्चा कुछ नहीं, तब तक वो भ्रूण है। उसी तरह अंडाशय में भी रहेगा तो क्या रहेगा? भ्रूण रहेगा। यह बात समझ में आई? आगे हम आप लोगों को बता दें निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन क्या होता है। देखिए निषेचन परागकणों का, ये तो हो गया 2 परागकण आएंगे निषेचन में। निषेचन में परागकण केवल 2 आते हैं, और अंडाणु कितने होंगे इसमें? 3। परागकणों का अंडाणु से मिलने की क्रिया, परागकणों का अंडाणु से मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। इसमें से एक परागकण आएगा और एक अंडाणु से इधर यहाँ मिलेगा, तो यह अब बना लेगा भ्रूण। क्या बनाएगा भैया? भ्रूण। अब इसमें बचा 2 अंडाणु और इधर से बचा 1 अंडाणु, कि एक अंडाणु आएगा और इसके दोनों अंडाणुओं को मिलेगा,
इसके दोनों अंडाणुओं से मिलने के बाद ई बना लेगा एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, और इसी भ्रूणपोष के द्वारा इस पूरे फल का जब निर्माण हो जाएगा भ्रूणपोष से, तो इस फल का या इस भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलेगा, तो इसी स्पर्म से मिलता है। तो इंडोस्पर्म बनने में कितने अंडाणु लगे, तो अंडाणुओं की संख्या लगी इंडोस्पर्म बनने में 2। परागकण कितना लगा इंडोस्पर्म बनने में 1। भ्रूण बनने में कितने परागकण, 1, ठीक, और अंडाणु कितना लगा, 1। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे हम आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में सत्य फल किसे कहते हैं तथा असत्य फल किसे कहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।